देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को लोकसभा में 2015-16 के लिए अपना पहला रेल बजट पेश किया। इस बजट में यात्री रेल किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। साथ ही बजट में किसी नई ट्रेन का ऐलान भी नहीं किया गया है। हालांकि रेल मंत्री ने कहा है कि समीक्षा करने के बाद जल्द ही नई ट्रेनों की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री को शानदार बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद दी है, लेकिन विपक्षी दलों ने बजट को दिशाहीन बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रेल बजट को निराशाजनक बताया है, तो पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यात्री किराया कम होने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं किया गया। एक और पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू में रेलवे में एफडीआई पर जोर दिया था, लेकिन इस बजट में एफडीआई पर कुछ भी नहीं कहा गया है। एक और पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि रेल बजट जनता के हित में नहीं है, क्योंकि न तो किसी नई रेलगाड़ी और न ही कोई नई रेल लाइन बिछाने की इसमें घोषणा की गई है। जबकि पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि जब बजट में कुछ कहा ही नहीं गया तो ऐसे बजट पर क्या टिप्पणी की जाए। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, और रेल बजट पर इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता पीएल पुनिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बसु और रेल मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी रहे पूर्व प्रवक्ता एम.वाई. सिद्दीकी। आप सभी का स्वागत है। जीवीएल नरसिम्हा, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप के तमाम बड़े नेता इस बजट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आप खुद क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में? देखिए, ये तो ट्रांसफॉर्मेशनल बजट है। पहली बार रेलवेज के मिनिस्टर ने एक विजनरी बजट दिया है। ये किसी अपने राज्य के लिए एक पैरोकियल बजट नहीं दिया है, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल की एक एक्शन प्लान भी प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ ये किसी भी रेल बजट में पहले उस साल के आगे नहीं देखा जाता था। बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते थे, बट लेकिन वो अनाउंसमेंट्स एक्शन में तब्दील नहीं होते थे। अभी 350 प्रोजेक्ट्स जो पहले मंत्रियों ने सैंक्शन किया कई सालों से, वो सारे पेंडिंग है, जिसमें कम से कम 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते थे, बट लेकिन वो तब्दील नहीं होते थे एक्शन में। पहली बार एक 8.5 लाख रुपये 8 लाख करोड़ 8.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में करने की जो सरकार ने जो आज रेल मंत्री ने जो घोषणा किया है, मैं समझता हूं इससे बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और रेलवेज का पूरा तस्वीर जो है बदल जाएगा। और जिस प्रकार ये सब बिना किसी प्रकार की बोझ डाले हुए जनता पर ये किया जा रहा है, और पैसेंजर्स की इम्यूनिटीज में सुधार की जो बात है, बहुत सारे विषय इसमें कहे गए। इसमें आउटले भी 70%, लगभग 70% आउटले पैसेंजर सर्विसेज के लिए बढ़ाया गया जी। और जो मैं आता हूं आपके पास, पूर्व राज्य है और जम्मू कश्मीर है, उसका स्पेशल ख्याल रखा गया। तो इसलिए मैं समझता हूं, और कुछ वर्ग है जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, प्रेग्नेंट महिला हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की चिंता किया गया, मैं समझता हूं ये बजट सभी पूर्व अभी तक जो रेल बजट प्रस्तुत किए गए उससे बिल्कुल उससे अलग है। एक विजनरी बजट है और जनता की हित वाली बजट है, पीपल फ्रेंडली बजट है जी। नीलोत्पल बसु साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस रेल बजट के बारे में? नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो शेक्सपियर जैसे बोले थे कि साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। नरसिम्हा राव जी तो बहुत ही प्रभावित हो गया है जी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक्शन नहीं किया है पिछले सरकारों ने, ठीक है, ये मान भी लिया जाए, तो ये जो एक्शन होगा, जैसे कि एक अच्छा घोषणा आया रेल मंत्री का कि रेल को हम जनता के संपदा के रूप में ही मेंटेन करेंगे, लेकिन तमाम जो खर्चा के बारे में वो 8.5 लाख करोड़ बता रहे हैं, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। एक दूसरी है, निवेश कहाँ से होगा, इसके बारे में ज़्यादातर उन्होंने या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, या तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, या तो बीओटी के बारे में जिक्र किया है। तो इसीलिए मतलब अगर तमाम के तमाम काम आपका, और जहाँ पे रेलवे को खर्चा करना है
रोलिंग स्टॉक्स में आप रिवाइज्ड एस्टिमेट से देख लीजिए डिक्लाइन हो गया है। आप जो देख लीजिए कि जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है सुरक्षा के बारे में, 2200 करोड़ रेलवे सेफ्टी फंड है। और सबसे ज़्यादा है कि ये पिछले 9 महीने में ऑपरेटिंग रेशियो जो रेलवे का मेरे ख्याल में सबसे मूलभूत एक वो है क्राइटेरिया है, उसमें भी रिवाइज एस्टिमेट से कम हो गया है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक भाषण है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाषण देने में प्रधानमंत्री से लेके कोई भी मंत्री कोई कसर नहीं छोड़ते। जी, पीएल पुनिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा रेल बजट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उम्मीदें तो बहुत थी और ख़ास तौर से क्योंकि सुरेश प्रभु जी एक योग्य व्यक्ति हैं। हम लोग और क्या पूरा देश ये आशा लगाए बैठे था कि कुछ न कुछ अच्छा होगा और पूरी तरह से रेल में परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत निराशा हाथ लगी। भाषण तो बहुत अच्छा दिया गया, लेकिन उसमें कंटेंट कुछ है नहीं। ये सही है कि किराया नहीं बढ़ाया गया, लेकिन एनडीए सरकार आते ही साल भर पहले ही वो भाड़ा, रेल भाड़ा और ये सब बढ़ा चुके हैं, अच्छी तरह बढ़ा चुके हैं। उसके बाद तो डीजल के दाम आधे से ज़्यादा आ गए हैं क्रूड ऑयल के। तो आधार था कि भाड़ा कम किया जाएगा, लेकिन खैर नहीं हुआ। और उसके बाद आज तक मैं समझता हूँ ये कई कह रहे हैं कि पहला बजट है। जो पीछे एनडीए की सरकारें रही हैं उनके टाइम में भी ऐसा बजट नहीं आया जब किसी एक भी ट्रेन की घोषणा नहीं हुई, एक भी रेलवे लाइन की घोषणा नहीं हुई। और आदर्श स्टेशन किसी अपने सांसद अपना कह देते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में या क्षेत्र में ये फलां हमने एक रेलवे स्टेशन में सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वीकृत करा लिया है। लेकिन आज वापस अगर जाएंगे होली पे सांसद लोग तो अपने क्षेत्र में क्या बताएंगे कि उन्हें क्या मिला रेल बजट के माध्यम से। तो वो बहुत निराशाजनक। और उल्टा ये कहते हैं कि साहब सांसद निधि से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वो खर्च लगा दीजिए। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया कि एमपी लेड का 50% फीस वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में लगा दिया फंड, 50% फंड, और 1 करोड़ से ज़्यादा आप इसमें लगा दीजिए। ये ज़रूरी है कि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन सांसद निधि तो सांसद के विवेक पर छोड़ना चाहिए। अब हर चीज़ बता देंगे, यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें। इससे अच्छा ये है कि उसको सांसद निधि को ख़त्म कर दिया जाए और सरकार जैसे चाहे उस पैसे का इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट से पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। और जैसे सही कहा, 8 लाख करोड़ अगले 5 साल में खर्च करने का कहा है। मैं आता हूँ आपके पास में। 1.1 लाख करोड़ इस साल जी, का मैं आता हूँ आपके पास में। पुनिया साहब, हमारे साथ MY सिद्दीकी साहब भी हैं। आप वर्षों रेल मंत्रालय में काम करने का आपको तजर्बा है सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो ये कि इस बजट के बारे में आपकी क्या राय है, और दूसरी चीज़ ये कि कहा जा रहा है कि साहब पैसा नहीं है वो कहाँ से आएगा। आज ये सवाल एक पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान जी से किया गया जो अभी भी मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी चिंता आप मत कीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कहाँ से लाएंगे, हम ले आएंगे। क्या कहेंगे आप? बजट तो ऐसे ऑन पेपर बहुत अच्छा देखने में लगता है जी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सपने दिखाए गए हैं जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं हाई ऑन रेटरिक एंड लो ऑन रियलिटी। जी, प्राइवेट सेक्टर वहीं इन्वेस्ट करते जहां पर उनको जल्दी रिटर्न हो। रेलवे में गेस्टेशन पीरियड जो है, इंतज़ार का पीरियड है, 5 से 10 साल है, और तब तक टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा तो प्राइवेट सेक्टर को क्विक रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो इसलिए आना नहीं चाहते। दूसरा उनका कंडीशन है कि हमें ऑपरेशन में हिस्सा लेने दिया जाए, जिसको सरकार अलाउ नहीं कर सकती है क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। ये सब विलंबनाएँ हैं जी। इसके लिए फिर वो लाइन का जो है, लाइन के रेलवे के पास में 1 लाख से ज़्यादा एकड़ से ज़्यादा सरप्लस अनयूटिलाइज लैंड है, जिसके इस्तेमाल में चूँकि लैंड संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है,
तो हर राज्य सरकार चाहती है कि पहले हाथ मिलाती है भारत सरकार से, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो राज्य सरकार कहती है कि नहीं, इससे जो आपको उपार्जन होगा, जो मुनाफा होगा कमर्शियल यूटिलाइजेशन से, तो उसका हिस्सा आप हमारे क्षेत्र में खर्च करें, आप ऑल इंडिया नहीं कर सकते हैं। जी, तो इस सब की वजह से कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है। जी, मैं आता हूँ आपके पास। जीवीएल नरसिम्हा साहब, ये कहा जा रहा है इस बजट के बारे में कि इसमें हसीन सपने काफ़ी दिखाए गए हैं, वास्तविकता बहुत कम है, और न तो किसी नई रेल की घोषणा की गई, यात्री किराया और माल भाड़ा आपने नहीं बढ़ाया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम कम हुए हैं तो शायद आप कुछ राहत देते, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही यात्री किराए बढ़ाए गए थे। तो इस बजट की काफ़ी आलोचना हो रही है नरसिम्हा राव साहब। अब देखिए, मैं एक एक प्रश्न का जवाब देता हूं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग रेशियो की जो बात हुई है पहले, जो कांग्रेस सत्ता जब छोड़ी उस समय 96% था। तो क्या 96% ऑफ रेवेन्यू को आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च करके क्या कोई संस्था निवेश कर सकती है? क्या उनके पास कोई साधन रह जाते हैं? ये सोचने वाली विषय है। और वो आगे साल के लिए 2015-16 के लिए ये 88% कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं तबाही कर दिया है रेलवेज को, क्योंकि 2007-8 में जो 75% जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, ऑपरेटिंग रेशियो थी 75 और 76% 2007-8 में, वो घटकर 94% हो गया 13-14 में। क्या मतलब आपने रेलवेज को एक तरह से खत्म कर दिया है। और जो रेलवे का फेयर बढ़ा है, इसकी भी निर्णय आपके कार्यकाल में हुआ है। अब मैं मानता हूं हमारे सरकार के कार्यकाल में इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन इसका निर्णय आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह करके गए थे फरवरी 2014 के महीने में, क्योंकि रेलवेज की हालत आपने ऐसा बनाया। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन नरसिम्हा राव साहब, फिर भी 600 करोड़ रुपए का मुनाफे का बजट है। अच्छा सोच, फिर भी 600 करोड़ रुपए मुनाफा दिखाया गया है ना। देखिए, लेकिन निवेश 2 लाख, आप देखिए जिस संस्था को, इंडियन रेलवेज को 350 प्रोजेक्ट्स जो पहले से अनाउंसमेंट करके गए हैं, उसको इंप्लीमेंट करने में 2 लाख करोड़ पैसे की जरूरत है। 2 लाख करोड़ पैसा कहां, 600 करोड़ कहां? और जिस प्रकार की पैसेंजर फैसिलिटीज की बढ़ाने की जो बात है, तो आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। पैसेंजर सर्विसेज भी बढ़ाइए या और दाम को भी घटाइए, ये दोनों संभव नहीं है। और निवेश भी कर दीजिए ऊपर से जी। तो इसलिए एक संस्था के लिए एक विजन रखना जरूरी है जी। क्योंकि ये लंबी लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये बजट बनाया गया। और जहां तक पैसे की बात है, 8 लाख करोड़, मैं समझता था ये बजट स्पीच पे ये क्लैरिफाई हुआ था, बट लेकिन लगता है कुछ पैनलिस्ट जो कह रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से पैसा आएगा, किसने कहा है? आप इस तरह की अंदाज लगा रहे हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर से 8 लाख रुपया लिया जाएगा। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट ये मल्टीलैटरल एजेंसी से, पेंशन फंड से, कहीं और से एक डेट के रूप में भी लिया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तो बात कही गई है। आपने तो ये भी कहा है कि प्राइवेट कंपनियों को आप देंगे, रेलवे स्टेशन के नाम वो उनके नाम पे होंगे, जो रेलगाड़ियां चलेंगी वो कंपनियां अपने नाम से लिखेंगी, तो लगभग प्राइवेटाइज हो गया। नहीं, प्राइवेटाइजेशन की बात कई साल से हो रही है इसमें, बट लेकिन इसमें रिजल्ट्स मैं अब कही थी कांग्रेस के कार्यकाल में ही ये शुरू हो गया था, बट लेकिन इसके नतीजे ठीक से नहीं है। जो जैसा रेल यानी आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीगेसी है उसे आप फॉलो कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डेट फाइनेंसिंग, ज्यादातर डेट फाइनेंसिंग होगा। इसमें एक सोच की जरूरत थी। इस संस्था को जिस प्रकार बनाया गया, जिस राज्य से मंत्री आते थे, बंगाल से लगातार आते हैं, तो बंगाल के लिए रेलवे बजट, किसी और देश, किस राज्य, नरसिम्हा राव साहब, मैं आता हूं आपके पास में। नीलोत्पल बसु साहब कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राव साहब सुने जरा, नीलोत्पल बसु साहब कुछ कह रहे हैं। एक तो देखिए, किराया भाड़ा बढ़ाने का कोई चारा नहीं था सरकार के पास, क्योंकि ये जो बढ़ाया था इसका असर था 4.5 करोड़, 4.6 करोड़, ये ओरिजिनेटिंग पैसेंजर कम हो गया है, पैसेंजर रिसीट कम हो गया है। जो इनका अनुमान था कि भाड़ा बढ़ाने से वो कुल मिला के उनका जो कमाई ज़्यादा होगा, आमदनी ज़्यादा होगा, वो हुआ नहीं। एक
दूसरी है कि आपका डीजल का दाम तो आधा हो गया जी। इसके बावजूद भी आप दाम बढ़ाते कैसे? और दूसरा है, ऐसा भी नहीं है, कुछ सिलेक्ट जो कमोडिटीज पे भी बढ़ाया जी। है और उसके चलते प्रभु जी खुद कबूल किया है कि लगातार ये जो फ्रेट में रोड सेक्टर का जो शेयर है बढ़ते जा रहा है, तो अब बढ़ा नहीं सकते। तो इसीलिए इस स्थिति में वो जो विशन कर रहे हैं नरसिम्हा जी, ये तो एकदम नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी और प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा तो उससे पैसा आएगा। उसका तो पॉइंट तो सिद्दीकी जी बोल दिया ना। देखिए, ये तो कोई मतलब रामकृष्ण मिशन नहीं चलाता है प्राइवेट सेक्टर। जी, राव साहब कुछ कह रहे हैं, जी आप बताएं। नहीं, मैं आपको ये पॉइंट फिर एक बार दोहराऊंगा कि जो 8 लाख करोड़ है, इसमें ज्यादातर पैसे एक मल्टीलैटरल एजेंसी से हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा सकता है, किसी भी संस्था से ये, या पेंशन फंड से लेकर के निवेश किया जा सकता है। ये पैसा सिर्फ प्राइवेट कंपनियों से निवेश के रूप में आएगा, इसकी कल्पना, इसकी कंट्रीब्यूशन कम होगा, इसमें ज्यादातर डेट फाइनेंसिंग होगा। और लेकिन ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है, निवेश आपको करना पड़ेगा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। रेलवे का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व रहेगा। आप ये बताओ, आप जो बोल रहे हैं कि ये सब फंडिंग एजेंसीज का तो शर्त भी होता है, वो शर्त आप रेलवे को एक पब्लिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए वो शर्त क्या पूरा कर सकते हो? आप देख नहीं रहे हो यूरोप में ये सब जो मल्टीलैटरल फंडिंग हो रहा है उससे रो रहा है लोग, और आपको सिलेक्ट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर को देना पड़ेगा। ये तमाम किस्म का शर्त रहता है ये मल्टीलैटरल डेट एजेंसी से। अब क्यों, किसको भुला रहे हो आप? और देखिए जी राव साहब, अब देखिए इसमें क्या कंडीशंस रहेंगे, ये सब स्टडी करने का विषय है। बट लेकिन सरकार ये पहली बार मल्टीलैटरल एजेंसी से हम डेट नहीं ले रहे हैं। तो कई बार कई प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगता है पेंशन फंड्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं। आप खुआ भी पुलाव बनाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। ये नहीं बजट नहीं बासु जी, ये उनकी स्पीच में, बजट स्पीच में भी उन्होंने ये सेंटेंस उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है मैं कोई अधिक जानकारी आपको दे रहा हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था इसके लिए हम फंड्स जो हैं मल्टीलैटरल एजेंसी से, इंटरनेशनल एजेंसी से, पेंशन फंड से और अतिरिक्त सोर्सेज से हम इसको जनरेट करेंगे। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा अपने बजट भाषण में। पैसा किस शर्त पे मिलेगा वो भी तो उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो जो जैसे बताया जा रहा है ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो गया। आज नहीं, देखिए हर विश्व के, उन्होंने कई एक इंटरव्यू में भी ये कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो पैसा निवेश होता है न सिर्फ भारत में, चाइना में हो जी, चाइना का एग्जाम्पल आपको ठीक लगेगा, चाइना में हो या यूरोप में हो, कहीं भी ये निवेश जो है इसके लिए पैसा एक डेट के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है राव साहब, क्योंकि आता हूं मैं आपके पास में। हमारे लिए एक बेसिक सेक्टर है। जी, मैं आता हूं आपके। एम वाई सिद्दीकी साहब, ये जो बात हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि प्लान, योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, पैसा उसके बारे में है नहीं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर रेल इस तरह से कैसे करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त कि रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर के एक टैक्स भी लगाया गया था, काफ़ी उसके लिए पैसा भी बनाया गया, लेकिन आज भी वो प्रोविज़न नहीं हो रहा है। अब कहा गया है कि जो अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, वहाँ अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि रोज़ देश में कहीं ना कहीं इस तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं, उसमें साल में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। क्या कहेंगे आप? इसके लिए रेल मंत्री ने अनाउंस किया कि जो स्पेशल सेफ्टी प्लान का, कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान का जो नीतीश कुमार ने बनाया था 10 साल के लिए, वो मार्च 31 2013 में समाप्त हो गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ। रोड सेफ्टी फंड से पैसे मिलते हैं थोड़े से रेलवे को, उससे भी काम नहीं चल रहा है। नरसिम्हा राव जी ने अभी बताया कि
डेप्ट लेंगे, मान लीजिए लोन लेकर के, तो देन इंडिया विल बी मार्चिंग टुवर्ड्स डेप्ट ट्रैप। हम भारतीय रेलवे को डाउन कर देंगे डेप्ट ट्रैप में, जिसको फ्यूचर जनरेशन पर को भरना पड़ेगा। तो ये भी कोई समाधान नहीं है। जी रेलवे और रसातल में पहुंच जाएगा। जी जी। पीएल पुनिया साहब, आप मेरी अगर आवाज़ को सुन पा रहे हों, कुछ तकनीकी खराबी है शायद, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी सुनाई दे रही अभी है आवाज़। जो जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे थे और नीलोत्पल बासु साहब कह रहे थे, उनकी चर्चा आपने सुनी होगी। ये सवाल उठ रहा है कि रेलवे ने जो ये घोषणाएं आज बजट में की गई हैं, इनको कैसे पूरा किया जाएगा, इस बारे में संसाधन कहाँ से आएंगे, और क्या रेलवे की सेवाएं, जिसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है, सफाई बहुत कम हो गई है, खाना बहुत ख़राब मिलता है और यात्री सुविधाएं हैं उनमें लगातार कमी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नरसिम्हा जी को यही बोलना चाहिए जो उन्होंने बोला है, लेकिन वो बहुत कोई बचाव नहीं कर पा रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपया वो अगले 5 साल में खर्च करना चाहते हैं, और रेल मंत्री जी के बजट भाषण में लिखा है कि वो पेंशन फंड या मल्टीलेटरल बैंक्स या पीपीपी मॉडल, उसके माध्यम से ये लेंगे। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आप समय समय पर कांग्रेस को याद करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो भाड़ा है वो कांग्रेस ने ही डिसीजन ले लिया था, सरकार ने, और वो हमने लागू किया, और कुछ बातों में हमको क्रेडिट देते हैं, कुछ बातों में आलोचना भी करते हैं। हम उसके आभारी हैं आपके। लेकिन आप ये भी जान लीजिए, अगर लोन लेंगे तो उसकी सर्विसिंग भी करनी होगी, और वो सर्विसिंग भी आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जुड़ेगा, और उस हिसाब से फिर देखेंगे आपने अगले साल के लिए 88.5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना है। तो वो अगर इसमें डेट सर्विसिंग करने लगेंगे, वो अगर जुड़ेगा तो वो कहाँ का कहाँ जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें सोच करने की ज़रूरत है, और केंद्र सरकार अगर वास्तव में रेल को जो विज़न दिखाया है उस तक ले जाना चाहते हैं, तो पूरे फुल सपोर्ट, बजटरी सपोर्ट केंद्र सरकार से आना चाहिए। अब जो वित्त आयोग की संस्तुति लागू होने के बाद केंद्र सरकार की क्या माली हालत होगी, ये अब आगे जो बजट आता है 28 तारीख को, उसके बाद समीक्षा करने के बाद में हम पता लगाएंगे। लेकिन ये जरूरी है, अगर ये 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके बिना इसकी हालत सुधरनी आपके अनुसार अगर संभव नहीं है, तो इसके लिए केंद्र सरकार को भरपूर खुले मन से रेल मंत्रालय को सपोर्ट करना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया वरना पुनिया तो साहब, ये दिखावा ही रह जाएगा, और आगे जो विजन और सब पूरी बातें आज जो कर रहे हैं नरसिम्हा साहब, वो धरी की धरी रह जाएंगे, वो को पूरा नहीं होगा। जी नरसिम्हा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे पुनिया साहब जब बात कह रहे थे तो? या बहुत जल्द इसको मैं जवाब दूंगा। पुनिया जी जो कह रहे हैं, बजटरी सपोर्ट भी कुछ हद तक इसको मदद करेगा, बट लेकिन जैसा आपने खुद कहा है कि फाइनेंसेस शायद परमिट नहीं करेंगे कि इस इतने बड़े सपोर्ट, पूरा सपोर्ट बजट सपोर्ट से, ग्रॉस बजट सपोर्ट से संभव नहीं होगा। और जो डेट सर्विसिंग की आप बात कह रहे हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऐसा नेगोशिएट किया जा सकता है जिससे ये जो इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो लंबे समय तक देने नहीं पड़ेंगे। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो करके जब इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, रेलवेज की रेवेन्यू बढ़ेगा, तब तक 10-15 साल तक इसमें रेवेन्यूज, इस पे कोई इंटरेस्ट, तब तक इसका इंटरेस्ट पेमेंट्स लागू ना हो, इसके लिए कुछ प्रावधान किया जा सकता है। सरकार सभी विषयों पर सोच समझकर ये प्रपोजल आगे बढ़ाया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार की मंशा है, इसको पूरे करेंगे। जी, लगता है कि जो पैसा लेके, झोला लेके बैठा हुआ है और जैसे जैसे हम मांगेंगे ऐसा ऐसा देते जाएगा। आपको तो पूरा जो नक्शा बताना पड़ेगा कि कब आप कितना अर्निंग होगा, कब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा।
जमीन का समस्या है, बहुत तरह तरह का दिक्कतें जी। हैं। वो तमाम रोड मैप जब तक आप ट्रांसपेरेंटली संसद के सामने नहीं रखेंगे और ऐसा भाषण देते रहेंगे, कौन आपको गंभीरता से चलिए, लेगा? बहुत बहुत धन्यवाद निलोत्पल बसु साहब, MY सिद्दीकी साहब, PL पुनिया साहब और GVL नरसिम्हा राव साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब ये आने वाले समय में मालूम होगा कि आज का जो बजट है, रेल बजट, जिसे प्रधानमंत्री ने एक बड़ा विजनरी बजट बताया है, वो उसके क्या नतीजे निकलते हैं, ये इसकी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी अगले 2-3 माह में। लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।